नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, गांधी संपूर्ण राष्ट्र जीवन के संगठन और पुनर्निर्माण को चाहते थे। एक ओर स्वराज्य प्राप्त करने और दूसरी ओर उसे ग्रहण करने, उसका सुचारू संचालन करने तथा उसे टिकाने की तैयारी करने का उनका लक्ष्य था। उनकी यह चिंता थी कि जब स्वराज्य आए तब हम उसके लिए अयोग्य या बेकार ना पाए जाएं। यह तो भौतिक दृष्टि हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिसका वे राष्ट्र में विकास करने को व्याकुल थे। व्यक्तिगत बातचीत में कहा करते थे कि जिन भारतीयों में आत्मबल है वे अपने आप को स्वतंत्र मानकर व्यवहार करें। अंग्रेजों का जाना और उनके स्थान पर भारतीयों का बैठ जाना गांधी जी की दृष्टि के अनुसार सच्चा स्वराज्य नहीं था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का अवकाश भी गांधी जी की योजना में नहीं था। यह कौमी एकता की कमी के कारण संभव हुआ। सच्चे स्वराज्य का मार्ग उन्होंने अपने 19 सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रशस्त कर दिया था। गांधी के सामने सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या देशव्यापी एकता की थी। वे चाहते थे कि इसकी नींव पारस्परिक भ्रातृभाव, प्रेम, सेवा, आत्मत्याग और आत्मसंयम पर पड़े, जिससे वह हार्दिक और स्थायी हो। समूहों की दृष्टि से इसमें सांप्रदायिक एकता, प्रादेशिक एकता, विभिन्न हितों की एकता, विभिन्न गुटों और दलों की एकता तथा भाषाई समूहों तथा संस्कृतियों की एकता शामिल है। गांधी मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे। वे अपना धर्म जानते थे, उसे श्रेष्ठ मानते थे। वे बहुत बड़े लोकतांत्रिक थे। उनके लिए जीवन अखंड था। इसलिए व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का, उसकी साधना वे संपूर्ण रूप में कर सकते थे। जिस प्रकार योग पूर्ण ना होने पर भी व्यर्थ नहीं जाता, जिस सीमा तक वह पूर्ण हुआ है उस सीमा तक तो लाभ करता ही है, उसी प्रकार गांधी जी की जीवन साधना भी व्यर्थ होने वाली वस्तु नहीं थी। जिस सीमा तक राष्ट्र ने उसे सिद्ध किया, उस सीमा तक उसे उसका लाभ मिल गया, आगे मिलता रहेगा। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक विविधता के साथ साथ भाषा वैविध्य का उपहार भी सहज ही प्रदान किया है, किंतु यह भाषा वैविध्य कभी भी पारस्परिक सौहार्द में बाधक नहीं बना। हमारे देश में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक आदि के समय भी भाषा वैविध्य था, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रचार करने के लिए जनवाणी को ही चुना। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है। जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो अपनी दूरदृष्टि द्वारा भांप लिया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माण के समय स्थिति परिवर्तित हो गई। हिंदी को ग्रामीण भाषा कहकर अपमानित किया जाने लगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए बेकार बताकर उसकी उपेक्षा की गई। अंत में अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाकर राष्ट्र को मानसिक दृष्टि से गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। आज भारत के पास एक निश्चित भौगोलिक सीमा
एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रध्वज तो है, किंतु एक राजभाषा नहीं। हमारे देश के नेता जब अपने अधिकारियों के साथ विदेशों में जाते हैं तब अनेक बार बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी नेता व अधिकारी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं। कहने को हमारे पास अतीत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, किंतु वर्तमान में हम बिल्कुल निर्धन हैं, क्योंकि उस संस्कृति की पहचान कराने वाली भाषा हमारे पास नहीं है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि हिंदी जानने वाले दो बुद्धिजीवी जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में। उनकी मानसिकता है कि यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण ही भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भारत सांस्कृतिक दासता झेल रहा है। भाषागत आधार पर अंग्रेजी से कोई घृणा या विरोध नहीं है। विरोध केवल उस मानसिकता से है जो अब भी हमें हीन भावना से उबरने नहीं देना चाहती, बल्कि दिनों दिन और अधिक जकड़ती चली जा रही है। जिस तरह प्राचीन काल में जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया है, उसी तरह आज भारत को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए किसी शंकराचार्य की आवश्यकता है। जिस तरह गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता प्रदान की थी, आज हमें उसी जोश के साथ सांस्कृतिक आंदोलन को गति देनी है। यह सांस्कृतिक आंदोलन किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत का नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। गांधी जी का स्वराज्य का स्वप्न अभी अधूरा है। महोदय, रंग, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, देश, प्रांत, पद, वाद, धन आदि आधारों पर मनुष्य में भेदभाव न करते हुए मानव मात्र की मूल आवश्यकताओं शुद्ध वायु, जल, छाया, भोजन एवं साथी की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करना पावनता का धर्म है, मानवीय एकता का साधन है। विवेक पर आधारित एक सत्य को स्वीकार करना। वस्तुतः मनुष्य की एक जाति है, मानव एक धर्म, मानवता एक संप्रदाय, प्रकृति पूजा एक मूल भाषा संस्कृत, एक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी, एक वाद समन्वय, एक मार्ग सदाचार, एक रीति प्रीति, एक पुण्य परोपकार तथा एक राष्ट्र पृथ्वी है। संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र आवागमन वर्तमान में प्रचलित विषमताओं को कम करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सज्जनों की निष्क्रियता से दुष्टता का संवर्धन होता है, अतः बुद्धिजीवियों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने सद्विचारों के क्रियान्वयन के प्रारंभ का स्वयं ही प्रयास करें। पर्यावरण और संस्कृति धरोहर के संरक्षण के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पृथ्वीवासी मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शुद्ध वायु, जल तथा छाया की 3 प्रारंभिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धर्म स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों में बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर, आम, नीम आदि वृक्षों का आरोपण तथा अन्य सफाई की सुविधाएं होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्राम्यांचल में व्यक्तिगत वनों का विकास किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि आश्रमों की तरह इस वन आवास में कमल युक्त तालाब, स्वच्छंद विचरते हिरण, बंदर तथा पक्षी रहेंगे। पर्यावरण संतुलन की यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला होगी। लगभग 700 वर्ष पूर्व
जब एक सूफी विद्वान जनाब अमीर खुसरो ने अपनी दो दो पंक्तियों की छोटी छोटी रचनाओं में जिस भाषा को जन्माया था, तब उन्होंने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि यही भाषा एक दिन हिंदी के नाम से विख्यात होकर इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा के रूप में स्थापित होगी और विश्व की 2800 भाषाओं में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरेगी। हमारे देश में 179 भाषाएं, 544 बोलियां तथा 1652 मातृभाषाएं गिनाई जाती हैं। इस विभिन्न तथा बहुभाषा भाषी देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। स्पष्ट है, वे भले ही अलग अलग संस्कृतियों के वारिस हों, परंतु जब वे सदियों से देश में रहते आए हैं, तब वे एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जो एक मिश्रित संस्कृति मानी जाती है। स्टॉप।